एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रेस्पिरेशन के, यानी कि रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लेकिन उससे पहले हम रेस्पिरेशन को एक बार क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। भाई याद कर लेना चाहिए, राइट। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने रेस्पिरेशन समझा था कि जब हम किसी फूड को खाते हैं, आफ्टर दैट वो जब फूड हमारे अंदर जाता है, इनटेक होता है और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड उस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन, राइट। आफ्टर दैट हम अब इसको एक डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब कैटाबॉलिक की अगर हम बात करें मैम, ये कैटाबॉलिक क्या होता है, राइट। कैटाबॉलिक क्या होता है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जब कोई, जैसे मैंने अब ना इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है, अब मुझे चाहिए मैं इस मॉलिक्यूल को छोटे 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 और इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दूं, तोड़ दूं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि एक लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे प्रोसेसेस में तोड़ना कैटाबॉलिज्म कहलाता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, एनर्जी को रिलीज करने का, एनर्जी में कन्वर्ट होना, एनर्जी को रिलीज करना। किसके थ्रू, फ्रॉम सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब समझो, हमने जो फूड खाया उसमें कितना कुछ होता है, उसमें भी ग्लूकोज भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। प्रोटीन होता है, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड पे। इतना हेल्दी वेल्दी हम खाना खाते हैं तभी तो हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हमें कोई बीमारियां भी नहीं लगती हैं, राइट। लेकिन उसमें फूड में शुगर तो होगी, ग्लूकोज जो लेवल होगा उससे क्या होगा, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, ओके, वो शुगर के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। और जो वो कार्बोहाइड्रेट है वो एक बड़ा पार्टिकल होता है, ठीक है। फूड में काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, तो अगर ज्यादा अमाउंट में है इट मीन्स वो बड़ा है। अगर उस कार्बोहाइड्रेट को जब हम तोड़ते हैं छोटे प्रोसेसेस में, और जब इसको तोड़ने में जो एनर्जी लिबरेट होती है, यानी कि जो एनर्जी, अब सिंपल सी बात है, हथौड़े लो और किसी भी पत्थर को ऐसे तोड़ो, अगर आप एक हथौड़ा मारोगे तो वो पत्थर के कुछ पीसेस हो जाएंगे, राइट। तो उसमें क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, रिलीज होगी, ओके, निकल जाएगी एनर्जी। तो उसके थ्रू हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, की जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मेनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि C6H12O6 वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल मार्क दिस स्टार। देखो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ओके, टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनर्जी निकलती है, ठीक है। जब मैंने इस ग्लूकोज को तोड़ा तो इसके कुछ पार्ट्स ना कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गए और कुछ पार्ट्स किस में हो गए, वाटर के फॉर्म में, ओके। ये दोनों टूट के निकल गए साइड में। दिस स्टेप्स अकर इन 2 मेजर फेसेस। अब देखो भाई, इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज को तोड़ देना, 2 स्टेप में होता है उनको। कभी कभी क्या होता है, हमने एक पत्थर लिया, उसको एक बार तोड़ा, वो थोड़ा सा टूटा, ज्यादा अच्छे से नहीं टूटा, फिर हमने दूसरी बार हथौड़ा मारा और वो अच्छे से बिखर गया, ओके। तो हमने 2 बार 2 स्टेप कर दिए। ठीक इसी तरह से जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी भाई पहले स्टेप में नहीं हो जाता। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये 2 मेजर फेसेस में, 2 मेजर स्टेप्स में होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड वन इज क्रेब्स साइकिल। देखो भाई, ग्लूकोज को तोड़ना है तो ग्लूकोज से क्या याद रखोगे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे कॉज है बस, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो इसका फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज से फिर किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में। उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो बेसिकली अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, जो ग्लाइकोलाइसिस होती हैं इसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है और ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या था भाई, हमारा सेल का एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म में होता है ये। उसके बाद क्रेब्स साइकिल, दूसरा जो स्टेप है वो क्रेब्स साइकिल है। फिर क्या होता है, जब ये पाइरूवेट बन जाता है तो पाइरूवेट के आगे भी एक प्रोसेस है जिससे हमें क्या चाहिए, हमें तो मेन यही चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। तो पाइरूवेट को फिर आगे यूज किया जाता है। जब पाइरूवेट किसी और के पास चला जाता है, ठीक है, फिर वो क्रेब्स साइकिल बन जाता है, मतलब अलग अलग दुनिया होगी।
ग्लाइकोलिसिस ने क्या किया, ग्लूकोज को पकड़ा, पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लाइकोलिसिस बोल रही है कि भाई नहीं, मैं इतने पैसे में इतना ही काम करूंगी। फिर क्रेब्स साइकिल बेचारा आता है, वो कहता है चलो ठीक है, पायरोवेट को मैं आगे कन्वर्ट करता हूँ। तो पायरोवेट ने को कन्वर्ट किस में किया, कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमें क्या चाहिए था, वाटर। जब इस पायरोवेट को ब्रेक डाउन करके तोड़ मोड़ के जैसे भी इन्होंने करना था, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया, उस टाइम पे कितनी सारी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। वो किस फॉर्म में हुई, एटीपी की फॉर्म में। अब ये एटीपी कहाँ से आ गया मैम, अभी तो हम समझ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, नई नई टर्म्स आ जाती है ना। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी आप आगे पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मेन बात समझो, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखो भाई, आपने जो अच्छे से पढ़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म हमारे सेल का पार्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे सेल्स का ही पार्ट होता है, राइट। तो ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस किस में होती है, साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल किस में परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंजाइम। देखो भाई, मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर को क्या हाथ से तोड़ दोगे, नहीं ना। पत्थर के लिए आपको क्या चाहिए था, एक हथौड़ा। तो आप ये मान लो कि जो एंजाइम है वो एक हथौड़ा है, ओके। एंजाइम एक हथौड़ा है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको कोई कुछ ना कुछ चाहिए होगा, वो हथौड़ा हो जाएगा, वो कैंची हो जाएगी, कुछ भी, ओके। तो वो एक एंजाइम हो जाएगा। Next one is the energy liberated in the breakdown of glucose molecule is not all in the form of energy। देखो भाई, अब जरूरी नहीं है कि आपने जो हथौड़े से एक पत्थर को मारा है उसमें से जो सारी चीजें निकलेंगी वो एनर्जी ही निकलेगी, ऐसा नहीं होगा, और भी बहुत कुछ निकलता है, ओके। इन्होंने यही बोला है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने ग्लूकोज को तोड़ा है तो आपको वो सारी एनर्जी ही मिलेगी, नॉट, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट। पर उसका जो लार्ज पार्ट होता है, मतलब जो ग्लूकोज का ज्यादा लेवल का पार्ट होता है, ज्यादा ग्लूकोज होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या होती है, एटीपी, ओके। हमने पढ़ा था एटीपी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, एटीपी। और यही एटीपी आगे हेल्प करता है सेल को देता है, और जो सेल होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी कारण से जो सेल होते हैं ना, वो अच्छे से भाग दौड़ के सारे फंक्शंस को करते हैं। A chemical substance called adenosine triphosphate, okay, इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है और इसका नाम होता है adenosine triphosphate। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। तो अभी हमने क्या समझा, केमिकल एनर्जी का। देखो भाई, जो ग्लूकोज जो फूड होता है उसमें से कितना कुछ निकलता होगा, ठीक है। तो बट हमने जो लार्ज पार्ट, हमें तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी भी 2 टाइप्स पे निकलती है। एक तो निकलती केमिकल एनर्जी, ओके, वो हमने देख लिया कि है वो एटीपी। अब एक और एनर्जी निकलती है, वो होती है हीट एनर्जी होती है, मतलब कि आप उसे मान सकते हो, यू कैन से दैट हीट, ओके। ये फिजिकल एनर्जी बोल सकते हो आप इसे, हीट। और हीट किस में हेल्प करती है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने में, राइट। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का न्यूट्रल टेम्परेचर होता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाने के लिए जो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है वो हेल्पफुल होती है, ओके। पर जो हमारे सेल्स को एनर्जी देती है वो एटीपी की फॉर्म में ही मिलती है उसे, दैट इज अ केमिकल एनर्जी, ओके। तो हमने 3 स्टेप्स अभी कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल फर्दर मूव कि जो एटीपी होता है, एटीपी होता है एडिनो, अभी हमने देखा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ओके। क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एक चीज समझो, टी था तो हमने लिख दिया ट्राई, डी था तो हमने लिख दिया डाई। ट्राई का मतलब होता है 3, क्या होता है 3, और डाई का मतलब 2। अब कहने का मतलब जो केमिकल एनर्जी है, जो एडिनोसाइन है, इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है, यानी कि पी एंड पी, मतलब 3 फॉस्फेट के ग्रुप है। फॉस्फेट एक केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ये केमिकल कंपाउंड है फॉस्फेट। तो उसी तरह से जो फॉस्फेट एडीपी होता है, इसके पास 2 फॉस्फेट होते हैं, ओके। कितने होते हैं, 2 फॉस्फेट। मतलब अगर हम इस फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करते तो हमें कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 2, राइट। तो ये दोनों सिर्फ इसमें हो गया। नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। देखो भाई, ये क्या होते हैं, ये दोनों भाई बहन समझ लो आप, लड़ते झगड़ते कम ही है। तो
एटीपी होता है वो फर्दर एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एडीपी होता है वो फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये भाई बहन की तरह रहते हैं। जब मतलब इन्हें फॉस्फेट मिल जाता है एक, अभी हम इसको समझते हैं अच्छे से। बेसिकली अभी आप क्या समझोगे कि एडीपी से एटीपी बन जाता है और एटीपी से एडीपी बन जाता है। अब ये कैसे बनता है इसको अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। देखो अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। मैंने एक फूड खाया, उसमें ग्लूकोज था, ओके, उसकी ब्रेकडाउन हो गई। जब ब्रेकडाउन हुई है तो मैंने क्या बताया था, कुछ CO2 निकली और कुछ वाटर निकला, ओके। ये और CO2 निकल की, वाटर निकल गई, और जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो हमने रख दी इस साइड पे, ओके। और इसकी एनर्जी भी तो निकली थी भाई। एनर्जी जो यूटिलाइज हुई, एनर्जी जो लिबरेट हुई है वो दो फॉर्म में होती है। एक तो होती है हीट, हमने अभी अभी पढ़ा था इसके बारे में। हीट किस में हेल्प करती है, टेम्परेचर को बैलेंस करने में, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में। और एक दूसरी निकलती है केमिकल एनर्जी, ओके। केमिकल एनर्जी कौन सी पढ़ी थी हमने, एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये देखो अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट निकली केमिकल एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पे, तो इन्हें किसको दे दिया, सेल को दे दिया। जब इसे सेल को दे दिया तो सेल तो भाई हो गया खुश, मेरे को एनर्जी मिल गई, वाह वाह वाह, तो ये काम करेगा अब उसके थ्रू, ओके। इसने उस एनर्जी को क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। जब यूटिलाइज किया ना तो बेचारा इसके पास कितने थे, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके पास 3 फॉस्फेट थे। जब इसको यूज किया गया तो बेचारे के पास कितने बच गए, 2 फॉस्फेट, ओके। 2 फॉस्फेट बच गया। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले में कि जो जिसमें डाइफॉस्फेट, जिसमें 2 फॉस्फेट होते हैं उसे बोला जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। अब बेचारा बोल रहा है कि अभी फिर से मुझे एटीपी में कन्वर्ट होना है, मुझे अपनी पोजीशन पे आना है, अब मुझे कोई हेल्प करो। तो फिर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे एनर्जी यूज हुई, सेल को फंक्शन करने लगे, किसी भी काम के लिए एनर्जी यूज हुई, उसके बाद एक फॉस्फेट यूज हो गया तो बन गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब ये दोबारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनने के लिए इसे फिर से एक फॉस्फेट चाहिए, ठीक है, ताकि 2 + 1 फॉस्फेट क्या बन जाए, 3 फॉस्फेट बन जाए। तो अब जब दोबारा से एनर्जी की ब्रेकडाउन होगी, यानी कि दोबारा से जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और मतलब कि जब दोबारा से जब एनर्जी यूज होगी, इसमें एनर्जी यूज होगी या ब्रेकडाउन होगी और लिबरेट होगी, तो एक दोबारा से इसे क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट मिल जाएगा, ओके। जब दोबारा से ये एटीपी यूज होगा, दोबारा से फॉस्फेट मिल जाएगा। जब एडीपी में फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एटीपी। सो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो सकता है और एडीपी से एटीपी में। बस बात किसकी है, यूटिलाइजिंग ऑफ सेल्स, मतलब यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी। जितनी बार एनर्जी यूज होती जाएगी ये कभी ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, जब एनर्जी नहीं यूज होगी डाइफॉस्फेट, एनर्जी यूज होगी तो ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में बन जाएगा, एनर्जी लगेगी देन एटीपी में फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये अपने आप जब जैसे जैसे एनर्जी यूज होती जाएगी ना और फॉस्फेट मिलता जाएगा इनको, तो जैसे तैसे ये कन्वर्ट होते जाएंगे। मेनली काम क्या है, एनर्जी का यूज होना। तो मेन टर्म्स आपको याद रखनी है एडीपी और एटीपी, और उससे भी इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल मार्क दिस स्टार बिकॉज ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। Respiration is a catabolic process of releasing energy from simple sugar glucose for carrying out life processes. लाइफ के हर एक फंक्शन को करने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।